एक शहर जो कभी नहीं रुकता, जो हर तूफान को चीरकर आगे बढ़ता है। एक शहर जिसकी धड़कनें लोकल ट्रेनों में दौड़ती है। लेकिन एक शाम आई जब ये धड़कनें थम गई। प्लेटफॉर्म पर लाशें थी, डिब्बों में सन्नाटा था और शहर की रंगों में बहने वाली रेलें खून से लाल हो चुकी थी। 11 जुलाई 2006 मुंबई को हिला देने वाला वो दिन। 7 धमाके, 11 मिनट, 189 मौतें और हजारों जिंदगियों में हमेशा के लिए बसा एक डर। आज की कहानी है उन 11 मिनटों की जो मुंबई के इतिहास में खून से लिखे गए और जिन्हें देश आज भी नहीं भूल पाता है। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। दिन की शुरुआत यहां सूरज से पहले हो जाती है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स, मजदूर और दुकानदार, हर कोई एक ही चीज पर निर्भर होता है, यहाँ की लोकल ट्रेनों पर। हर दिन करीबन 70 लाख लोग लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं और ये ट्रेनें नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन है। 11 जुलाई 2006 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश के मौसम की उमस भरी शाम थी और लोग थके हुए थे। ऑफिस खत्म हो चुका था और हर कोई ट्रेन में चढ़कर सिर्फ एक ही चीज कहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होगी। इस हमले की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी और जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ था। आतंकवादियों को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में घुसाया गया था और मुंबई में उन्होंने अलग अलग इलाकों में छिपकर काम किया। ट्रेनों के टाइमिंग, भीड़भाड़ और फर्स्ट क्लास डिब्बों की जानकारी भी जुटाई थी। उनके पास प्रेशर कुकर बम, RDX जैसे विस्फोटक और टाइमर डिवाइसेस जो एक एक करके मौत बनकर फटने वाले थे। ये सब इतनी प्लानिंग से किया गया कि 11 जुलाई को जैसे ही शाम ढली, मुंबई की रफ्तार को खून से रोक दिया गया। शाम के 6:24 पर पहला धमाका हुआ, माटुंगा और खार रोड स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन में। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। जो यात्री फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे वो या तो मौके पर ही मारे गए या इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। चारों तरफ लाशें थी, खून था और चीखें थी और अफरा तफरी मची हुई थी। लोग ट्रेनों से कूद रहे थे। किसी के हाथ में बच्चा था, किसी के शरीर से कपड़े तक जल चुके थे और ट्रेन रुकी हुई थी, पर मौत की रफ्तार अभी भी नहीं रुकी थी। दूसरा धमाका 6:24 के बीच चर्च गेट बोरीवली रूट पर हुआ। पहले धमाके के कुछ ही सेकंड के बाद दूसरा धमाका हुआ, भाईंदर और बोरीवली के बीच। एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। प्रेशर कुकर में रखा RDX फटा और डिब्बा टुकड़ों में बिखर गया। चश्मदीदों के मुताबिक मैंने सामने बैठे आदमी को कुछ कहते हुए देखा और अगले ही पल वो आदमी गायब था। डिब्बों में आग, धुआं और लोगों की चीखें थी। रेल की पटरियों पर शरीर के टुकड़े थे। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। जिन्हें कुछ समझ नहीं आया वो मोबाइल पर अपने घर वालों को आखिरी बार कॉल कर रहे थे। तीसरा और चौथा धमाका 6:25 और 6:26 पर। अब बारी थी तीसरी और चौथी ट्रेन की। जोगेश्वरी और महिष स्टेशन के बीच और फिर बांद्रा स्टेशन के पास 2 और धमाके हुए। ये दोनों धमाके भी फर्स्ट क्लास डिब्बों में ही किए गए, क्योंकि वहां पर आमतौर पर नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, जिनके मारे जाने से मीडिया में ज्यादा हलचल मचती है और यही आतंकवादियों का मकसद भी होता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की लाशें पड़ी थी। किसी का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था, किसी का शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सामने बच्चे की चप्पल और बगल में जली हुई किताबें पड़ी थी। पांचवा और छठा धमाका 6:27
और 6:29 पर। मीरा रोड, भायंदर, माहिब और कंधीवली जैसे स्टेशनों के बीच बाकी 2 धमाके हुए। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बिजली गिर रही है या फिर कोई आतंकवादी हमला है। मुंबई पुलिस के पास लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन कोई भी एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर 1 मिनट पर एक नया धमाका हो रहा था। और अब बारी थी 7वें और आखिरी धमाके की, जो सब पर भारी पड़ गया था। शाम के 6:30 पर आखिरी धमाका हुआ, जो बोरीवली के पास एक लोकल ट्रेन में हुआ था। यात्री इस समय पर काफी डर चुके थे। कुछ लोग पहले ही ट्रेनों से उतर गए थे, लेकिन जिनकी किस्मत खराब थी वो उस ट्रेन में चढ़े हुए थे, जिसमें मौत उनका इंतजार कर रही थी। आखिरी धमाका सबसे ज्यादा खतरनाक था। लोगों के शरीर हवा में उड़े। कई मृतकों की पहचान महीने भर के बाद भी नहीं हो पाई। मुंबई की सड़कों पर सायरन गूंज रहे थे और रेलवे ट्रैक पर पुलिस, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ रही थी। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक प्लान के मुताबिक हुआ है। मुंबई जो कभी नहीं रुकती थी, आज थम चुकी थी। हर रेलवे स्टेशन पर डर, मातम और अफवाहें थी। लोग अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे और कई लोग अपनों की लाशें ढूंढ रहे थे। और जिनके परिवार वाले ट्रेनों में थे, वो बस यही दुआ कर रहे थे कि भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। इस हमले में कुल 7 धमाके हुए 11 मिनट के अंदर। 6:24 से लेकर 6:35 तक 189 लोग मारे गए और 800 लोग घायल हुए और हजारों जिंदगियां कभी पहले जैसी नहीं रह पाई। मुंबई में एक के बाद एक 7 धमाके हुए। तो अब बारी थी एटीएस यानी महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म रिकॉर्ड की। मुख्य जांच अधिकारी बनाए गए हेमंत करकरे और केपी रघुवंशी। एटीएस ने सबसे पहले धमाकों की टाइमिंग और पैटर्न पर गौर किया। हर धमाका फर्स्ट क्लास डिब्बों में किया गया था और वक्त 6:24 से 6:35 के बीच। यानी प्लानिंग बहुत सटीक थी और पीछे एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का हाथ था। जांच के दौरान बचे हुए बम के टुकड़े, घड़ी के पार्ट्स और आरडीएक्स के अंश मिले और बम प्रेशर कुकर में फिट किए गए थे। टाइमर सेट थे ताकि वो अपने आप फटे। ट्रेनों में बम रखने वाले सभी लोग धमाकों से ठीक पहले उतर चुके थे। एक सीसीटीवी फुटेज से ये सुराग मिला कि एक संदिग्ध युवक ट्रेन से उतरते हुए देखा गया था, जिसके पास एक बड़ा बैग था। एटीएस ने रेलवे स्टेशन, मोबाइल टावर डेटा और खुफिया जानकारी को जोड़ा और फिर मिली पहली कड़ी। एटीएस को शक हुआ कि इस हमले में सिमी और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है और बाद में पता चला कि इस पूरे हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। आईएसआई और लश्कर के ऑफिसरों ने यह साजिश रची थी। प्लानिंग का पूरा ब्लूप्रिंट लाहौर में तैयार किया गया था। एटीएस ने 22 जुलाई 2006 को पहला आरोपी फैजल शेख को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद एक एक करके एटीएस ने 13 आतंकियों को पकड़ा, जिसमें शामिल थे फैजल शेख, इजाज पठान, मोहम्मद अली, नईम अख्तर और असलम मियां और अन्य लोग। पूछताछ में सामने आया कि हर आतंकी को एक लोकल ट्रेन का डिब्बा अलॉट किया गया था और सभी को ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली थी। बम ले जाने के लिए बैग में कुकर फिट किया गया था और उन्हें टाइमिंग देकर कहा गया कि कब उतरना है और 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें एटीएस ने बताया कि कैसे बम बनाए गए और सीमा पर जाकर ट्रेनिंग ली गई थी और किस ट्रेन में कौन सा आतंकवादी बैठा था। सुनवाई 8 साल तक चली। हर दिन अदालत में पीड़ितों के परिवार वाले रोते हुए नजर आते थे। कुछ ने अपने घर के इकलौते कमाने वाले को खोया था। 11 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और 5 आतंकवादियों को फांसी की सजा भी दी गई। नईम अख्तर, इकबाल अंसारी और आफताब अंसारी, इजाज शेख और फैजल शेख। बाकी 7 को उम्र कैद दी गई। एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत पक्के नहीं थे। हालांकि 5 आतंकियों को फांसी मिली, लेकिन 2006 के इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता
आजम चीमा और अन्य आईएसआई अधिकारी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। भारत ने कई बार उनका नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कभी नहीं सौंपा। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है। 189 लोग मारे गए और 800 लोग घायल हुए, सैकड़ों परिवार उजड़ गए, पर क्या सच में इंसाफ हुआ? जो ट्रेनें मुंबई की नब्ज मानी जाती थी, वही ट्रेनें आज भी वही हैं। पर उनमें सफर करने वालों की आंखों में अब एक सवाल जरूर होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उन सैकड़ों परिवारों की जिंदगियों में कुछ ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। एक रिपोर्टर ने कहा, मैंने अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा कि एक शख्स अपने कटे हुए हाथ को ढूंढ रहा था, लेकिन इस सब के बीच कुछ जख्म ऐसे थे जो कैमरे भी नहीं पकड़ पाए। माओ की सूनी आंखें और बच्चों की बेसहारा चुप्पी और उन्हीं बुजुर्गों की लंबी खामोशी जिनका सब कुछ छीन गया हो। हमने सीखा कि मुसीबत में भी मुंबई रुकती नहीं है, लेकिन क्या हमने ये सीखा कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो? लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।